पढ़ रहे थे न्यूटन के नियम जो हैं वो। तो न्यूटन का पहला नियम हम कर चुके थे कि दिशा का जड़त्व जो होता है उसके बारे में हमारी लास्ट बात बाकी थी। बाकी दो जो जड़त्व थे उनके बारे में बातचीत हम कर चुके हैं, एक तो स्थिर अवस्था के लिए और एक गतिशील अवस्था के लिए। आज हम दिशा के लिए बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के रूप में। तो पीछे के पार्ट में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग पीछे की चीज़ को दोबारा देखिए, वहाँ से शायद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और लगातार देखते रहिए, ऐसा नहीं कि वापस कहीं से बीच में स्टार्ट कर रहे होंगे, क्योंकि कनेक्ट नहीं होंगी चीज़ें अगर आगे पीछे कर रहे हैं तो चलिए मैं पॉइंट पे आता हूँ डायरेक्ट। दिशा के जड़त्व के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ रहे थे और एग्जाम्पल के साथ ही आज पढ़े। मैं ये सपोज कर लेते हैं, ये सड़क, ठीक है, और यहाँ से कोई गाड़ी है इस दिशा में चल रही है डायरेक्ट। यहाँ हम क्या करेंगे, दिशा को चेंज करेंगे। जैसे ही दिशा चेंज हो जाएगी उसके साथ जड़त्व में किस प्रकार परिवर्तन होगा वो चीज़ हमें देखनी है। तो देखो, अगर ये मान लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल के साथ वही ले लेते हैं, वही मोनू अपना ड्राइवर और इस बस को चला रहा है। अगर ये सीधी रेखा में चल रहा होता, दिशा अगर इसकी परिवर्तित नहीं होती, तो हम पहले पढ़ चुके हैं पहले नियम के अकॉर्डिंग क्या, कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तब तक जड़त्व के मान में परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। चलिए मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ उस चीज़ को, कि अगर बाह्य बल 0 है, F 0 है, तो हम क्या पढ़े थे, F का मान होता है ma। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ से द्रव्यमान का तो 0 हो नहीं सकता मान, तो मान किसका 0 आएगा, त्वरण का 0 आ रहा होगा। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि F जो बाह्य बल का मान होगा वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ma का जो भी मान होगा वो भी क्या रह जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का मान भी क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू। तो ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल फॉर्म है जो पहला नियम हम लोगों ने पढ़ा है, जड़त्व का पहला नियम। उसमें देखो क्या हो जाएगा, अगर बाह्य बल 0 है, बाह्य बल अगर 0 है तो त्वरण क्या होगा, 0 होगा। बाह्य बल अगर 0 है तो त्वरण क्या होगा, 0 होगा। त्वरण 0 होने का मतलब ये होगा कि उसके वेग में परिवर्तन का मान कितना होगा, 0 होगा। मैं यहाँ लिख दूँ डेल v बराबर कितना होगा, 0 होगा। और डेल v 0 होने का मतलब वेग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक समान गति हो रही होगी। अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। यही हमारा पहला नियम था ना, कि अगर वस्तु जब तक कोई बाह्य बल नहीं कार्य करेगा तब तक वस्तु अगर गतिशील है तो गति में बनी रहेगी, स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में बनी रहेगी। ये हमारा पहला नियम। अगर बाह्य बल कार्य कर रहा है, इसका मतलब बाह्य बल अगर 0 नहीं है तो ma का मान 0 के बराबर नहीं होगा, त्वरण का मान भी 0 नहीं होगा। त्वरण 0 नहीं है, इसका मतलब डेल v का मान भी क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। वेग में परिवर्तन भी 0 नहीं है, वेग में परिवर्तन 0 नहीं है, इसका मतलब या तो वेग बढ़ रहा है या वेग घट रहा होता है। ये चीज़ हम पहले नियम के अकॉर्डिंग है। अब देखो तीसरा जो जड़त्व है उसके बारे में हमारी चर्चा है, दिशा का जड़त्व है। तो दिशा का जो जड़त्व है वो देखो कैसे हो जाएगा, ये वो मैं वापस बना लेता हूँ डायग्राम। ये है और यहाँ ये गाड़ी है, ये जा रही है, ठीक है। यहाँ ड्राइवर, और ये एक डायरेक्ट चल रहा होता, सीधी दिशा में चल रहा होता। गति हम मान लेते हैं एक बार इसकी एक समान है। गति अगर समान है भाई, गति अगर परिवर्तित हो गई तो त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, तो या तो वो स्थिर में चला जाएगा या गति में चला जाएगा। तो वो तो दोनों चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, लेकिन हम केवल दिशा के कारण, वेग का मान कांस्टेंट होगा, वेग के मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जड़त्व उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ देखो कैसे, अगर ये सीधा चल रहा होता तब तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ देखें, मैं ये मान लेता हूँ कि इस प्रकार घुमा लेते हैं इसको, ठीक है। ये डायरेक्ट जाना था इसको सीधा, लेकिन ड्राइवर ने क्या काम किया, मोनू जो है उसने क्या काम किया, बीच में इस गाड़ी की दिशा चेंज कर दी। दिशा चेंज करते ही क्या होगा, ये मान लेते हैं यहाँ अंदर कोई व्यक्ति बैठा है इस गाड़ी के अंदर, तो अंदर जो बैठा होगा वो क्या होगा, उसके जड़त्व में मान परिवर्तित नहीं होगा, मतलब जो अपनी स्टेबल पोजीशन है उसी में रहना चाहेगा। उसी में अगर वो रहना चाहेगा तो देखो, अगर जब यहाँ से गाड़ी घूम रही होगी तो वो किस दिशा में जा रहा है, पहले से ही आगे की तरफ, लेकिन गाड़ी किस तरफ घूम गई, इस दिशा में। तो नीचे का जो अगर जो पैर उसके टच हो रहे हैं सरफेस के साथ,
उसके सरफेस के साथ अगर पैर टच हो रहे हैं तो पैर तो कांटेक्ट में है, पैर कांटेक्ट में है तो जैसे ही गति इसकी दिशा चेंज होगी पैर भी उसके साथ टच में होने के कारण क्या होंगे, घूमेंगे। लेकिन ऊपर का जो पार्ट होगा, पीछे वाले एग्जाम्पल में हम चल रहे थे ना कि जैसे अचानक ब्रेक लगते हैं या अचानक तेज चलना स्टार्ट हो जाती है तो नीचे का जो हमारा पार्ट होता है वो बस के साथ टच में होता है, गाड़ी के साथ टच में होता है, लेकिन ऊपर का पार्ट नहीं होता। तो परिवर्तन ऊपर के पार्ट के कारण आ रहा होता है। यहाँ भी सेम चीज़ ये रहेगी कि नीचे का जो हमारा पार्ट होगा वो इस सरफेस के साथ टच में होगा लेकिन ऊपर का पार्ट नहीं होगा। तो नीचे का जो पार्ट होगा वो तो गाड़ी की दिशा के साथ घूमेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ व्यक्ति जो है उसके ऊपर का जो पार्ट होगा ये तो इसी दिशा में रहने का प्रयास करेगा, लेकिन गाड़ी घूमने के कारण इसका जो पार्ट टच में है वो इस दिशा में घूम जाएगा। तो जैसे ये यहाँ से है तो जैसे ही गाड़ी इधर घूमेगी ये किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस तरफ, बाहर की तरफ, इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो इसे क्या लगेगा कि जैसे ही गाड़ी इधर घूम रही है वो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ जा रहा होगा। यही सेम चीज़ यहाँ हो जाएगी। मान लेते हैं यही गाड़ी है और इस बार ये इस डायरेक्शन में घूम जाता है, विपरीत दिशा में घूम रहा होगा। तो विपरीत दिशा में घूम रहा होगा तो वही सेम चीज़ होनी है। जो व्यक्ति अंदर बैठा होगा वो कौन सी दिशा में रहने का प्रयास करेगा, सामने की तरफ। लेकिन गाड़ी जैसे इधर घूमेगी तो नीचे का उसका पार्ट वो तो गाड़ी के साथ चला जाएगा लेकिन ऊपर का पार्ट नहीं घूमेगा। तो ये इधर जा रही है गाड़ी और व्यक्ति इधर रहने का प्रयास करेगा तो व्यक्ति किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यहाँ और यहाँ दोनों एक दूसरे के विपरीत चीज़ें हो रही हैं तो ये दिशा का है। तो डायरेक्ट हमसे पूछा जा सकता है जब गाड़ी घूमती है तो कौन सा जड़त्व कार्य कर रहा होता है, तो वो हमें ध्यान रखना है। दिशा का जो जड़त्व होगा वो कार्य करेगा। ठीक है, तो हम तीनों पार्ट इसके कर चुके हैं। चलिए अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम, तो पहले नियम को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल कर दिया, हमें आप लोगों को एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, बस एग्जाम्पल पूछे जाते हैं डायरेक्ट। दूसरे नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको याद है तो मैंने पहले नियम में ये बताया था कि पहला नियम हमें ये बताता है कि बल क्या होता है, जबकि दूसरा नियम जो होगा वो हमें ये बताएगा। पहला नियम मैंने लिखा था बल क्या होता है, ये होगा ये बताएगा बल कितना होता है, कितना होता है। तो बल क्या होता है वो उसकी गुणात्मक थी, प्रॉपर्टी थी, लेकिन बल कितना होगा ये मात्रात्मक आ जाएगा इसमें। मतलब संख्या में हम अभी तक जो हम लोगों ने देखा है तो वो यही देखा है, बल बाहर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक देखी है। लेकिन कितना बल लग रहा होगा ये अभी तक हम लोगों ने क्या नहीं किया, कैलकुलेट नहीं किया है। अब दूसरे नियम के अकॉर्डिंग हम यही चीज़ करेंगे कि बल कितना है, बल कितना। ठीक है, देखो एक चीज़ समझो, पहले हम पढ़ेंगे संवेग के बारे में। संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं, वेग को v से लिख देंगे तो ये मान आ जाएगा p का। संवेग को p से लिखा जाएगा। ठीक है, तो p बराबर हो जाएगा mv के बराबर हो जाएगा। इसको देखो ऐसे समझे कि जैसे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कि जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो क्या होगा, जो फील्डर होता है वो गेंद को आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट अगर हम दोहराने की कोशिश करें, मान ले कि कोई गोली चलाई जा रही है, सामने व्यक्ति खड़ा है और उसको कैच करने की कोशिश की जाए तो खतरनाक हो सकता है ना। तो इसलिए m और v, बॉल का वेग कितना है, बॉल का द्रव्यमान कितना है, इसी प्रकार गोली का वेग कितना है और गोली का द्रव्यमान कितना है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो राशि एक महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है। बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड कर रही होती हैं। तो m इंटू वी जो संवेग होगा, इसी के मान को हम क्या बोलेंगे, संवेग बोलेंगे। तो संवेग संरक्षण का नियम है, आवेग है, वो सारी चीज़ें हम न्यूटन के नियम के बाद कार्य में कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा काम आएगा संवेग, इसलिए मैंने ये राशि के रूप में डिफाइन कर दिया कि संवेग क्या होगा। संवेग क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग, P बराबर mv। ये फॉर्मूला हमें एक बार ध्यान रखना है, बाकी हम करेंगे इस चीज़ को आगे। देखो पहले नियम में हम लोगों ने देखा था कि बल क्या होता है, और दूसरे नियम में हमें ये समझेंगे कि बल कितना होता है, बल कितना होता है, बल कितना होता है। दूसरा जो नियम होता है
इसका कथन मैं लिख रहा हूँ और उसके बाद हम देखेंगे। तो किसी भी वस्तु पर कितना है तो हम ये देखेंगे, किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो बल का मान होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ये लैंग्वेज के दूसरे फॉर्म में ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और मैंने अभी तक जो भी वीडियो हैं उनमें सभी में यही बोला है कि हमें लैंग्वेज लाइन टू लाइन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको इसी लाइन में याद रखना है, सेम टू सेम इसी क्रम में, कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। इसी प्रकार बिल्कुल सेम याद रखना है इसको। तो यहाँ से क्या होगा, हमें फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूले से बल का मान आ जाएगा। देखो मैं लिख लेता हूँ। संवेग जो मैंने अभी लिखा था उसको लिखा था P से। पहली पोजीशन पर अगर मान लेते हैं कि PA पर संवेग उसका PA, B स्थिति पर उसका संवेग B है, तो PB और PA हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन, तो इन दोनों में कितना परिवर्तन है उसको मैं लिख रहा हूँ डेल P, और इसकी दर तो हम डेल P अपॉन T लिख लें। ये जो मान होगा वो किसके समानुपाती होगा, बल F के समानुपाती होगा। तो मैंने ये कुछ नहीं लिखा, बस ये जो लिखा है लैंग्वेज की फॉर्म में उसको लिखा है बस, कि बल जो होगा वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। हम लोग जानते हैं कि जब भी यहाँ समानुपाती नियतांक हटेगा, समानुपाती ये हटेगा यहाँ से चिन्ह, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा, डेल P अपॉन T के बराबर आ जाएगा। और यहाँ इसकी यूनिट कुछ इस प्रकार होती है कि इस K का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो F बराबर कितना आ जाएगा, डेल P अपॉन T के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो बल का ये आ जाएगा, और एक फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, F बराबर ma। ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। बल ये कभी किसी कंडीशन में अगर संवेग के पदों में दे दिया जाएगा, बल ज्ञात करना हो, तब ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, और त्वरण वगैरह की जानकारी दे दी जाएगी, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएगी। मैं इस चीज़ को यहाँ से प्रूफ भी कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तब भी काम चलेगा हमारा। देखो कैसे, मैं पूरा बता देता हूँ इस चीज़ को। बल का जो मान है F, ये क्या होगा, किसके समानुपाती होगा, डेल P संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। और संवेग का मान P का जो मान है वो मैंने अभी अभी बताया था कि P बराबर कितना होता है, mv होता है। P बराबर mv होता है। तो ये F बराबर आ जाएगा डेल mv अपॉन T के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक चीज़ ध्यान रखना, क्या द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है, v में परिवर्तन हो सकता है। तो मैं एक बार ये मान के चल रहा हूँ कि दोनों में परिवर्तन हो सकता है, तो द्रव्यमान भी कम ज़्यादा हो सकता है, वेग भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस पद को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है तो ये डेल का साइन m के साथ आ जाएगा, v समान रह जाएगा t, और प्लस में आ जाएगा m समान रहेगा, और वेग में अगर परिवर्तन हो रहा हो तो डेल t के पदों में लिख रहे होते हैं, ठीक है। बाकी हमें अगर ऐसे नहीं है तो ये ध्यान रखना, जितनी यहाँ राशियाँ होगी हम सिर्फ एक में परिवर्तन करेंगे, बाकी को कांस्टेंट छोड़ देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, फिर आगे वाली में परिवर्तन करेंगे। इसी प्रकार चल रहा है हमें। तो ये आ जाएगा डेल v बटा टी, और ये आ जाएगा m डेल v अपॉन टी। दोनों चीज़ें हमारे पास अलग अलग तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। अब देखो ये देखो, पहले इस चीज़ को समझते हैं, m डेल v अपॉन टी। तो अगर आप लोगों को याद है तो डेल v अपॉन टी क्या होता है, डेल v कितना है, वेग में परिवर्तन बटे टी। तो वेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, त्वरण के बराबर होती है। तो ये बन जाएगा m और a, ठीक है। और ये है डेल m v अपॉन टी। डेल m का मतलब जो वस्तु गति कर रही होती है उसके द्रव्यमान में परिवर्तन कितना आ रहा होता है। नॉर्मल जो हमारे जो भी वस्तुएं गति कर रही होती है, जितने भी अभी तक हम लोगों ने एग्जाम्पल लिए हैं, जिससे गाड़ी गति कर रही होती है, कोई व्यक्ति चल रहा होता है, तो उसके द्रव्यमान में कमी नहीं होती है।
उसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होती है। जैसे 40 किलो का व्यक्ति है, दौड़ेगा तो वो 40 किलो का ही रहेगा, ऐसा नहीं उसका वजन कम ज़्यादा। वेग के कारण हालांकि आवास जो होता है वो कम होता है, लेकिन अलग नहीं होता द्रव्यमान। लेकिन जैसे रॉकेट वगैरह होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें द्रव्यमान में परिवर्तन भी कितना होता है, परिवर्तन होता है, तो उसके लिए जो बल का मान आएगा वो पूरा कैलकुलेट करना है। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने देखा है या नॉर्मल हमारी वस्तुएं जो गति कर रही होती हैं उनमें वेग द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस वैल्यू का मैं किसके बराबर मान सकता हूँ, 0 के बराबर। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर कंडीशन में 0 ही होगा। रॉकेट की बात कर रहे हैं तो रॉकेट जब लॉन्च होती है तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, नीचे जो उसका ईंधन भरा होता है वो जल के नीचे निकलता है वापस की तरफ, तो वहाँ द्रव्यमान में परिवर्तन 0 नहीं होता है। तो यहाँ हम ये मान सकते हैं कि जैसे गाड़ी चल रही है तो जितनी गाड़ी का वजन है वो लगभग कांस्टेंट रहता है, तो ये मान लेते हैं। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये अगर 0 आ रहा है तो पूरा मान किसके बराबर आ जाएगा, F बराबर ma के बराबर आ जाएगा। ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं, और अगर ये चीज़ कहीं कोई दिक्कत है तो ये भी काम चल जाएगा हमारा, बाकी होनी नहीं चाहिए। देखो तो दूसरा जो नियम है वो क्या हो गया, एक चीज़ तो ये कि बल कितना होगा इस चीज़ की व्याख्या करेगा। दूसरा बल का फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि एक तो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, तो F का मान डेल P/T के बराबर आ जाएगा, और एक बल का मान F बराबर ma के बराबर है हमारे पास, दोनों मान हमारे पास आ जाएंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है इस दूसरे नियम में कि दूसरा जो नियम है ये पहले नियम की व्याख्या करता है। पहले नियम की व्याख्या करता है। पहले नियम की व्याख्या करता है। तो पहले नियम की व्याख्या किस प्रकार कर रहा है, पहले नियम में सिर्फ हम लोगों ने थ्योरेटिकल रूप से देखा था कि बल होता क्या है, लेकिन यहाँ हम लोग पूरी तरीके से समझ रहे हैं कि बल का मान कितना आएगा, दिशा क्या होगी, सारी चीज़ें डिटेल से हम देख रहे होंगे। तो अगर देखा जाए तो दोनों नियम अगर हैं तो प्रमुख इनमें से कौन सा होगा, दूसरा होगा, क्योंकि जो दूसरा नियम होगा वो पहले नियम की पूर्ण व्याख्या भी कर रहा होता है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि किस प्रकार कर रहा होता है। अब हमारा जो नॉर्मल होता है, हमें जो भी कार्य करना पड़ता है उस कार्य में हमें क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। तो ये बल इसी प्रकार आएगा। दूसरे नियम के एग्जाम्पल है, जैसे क्रिकेटर बॉल पकड़ता है, बाकी सारी चीज़ें जो आ रही होंगी। तो मैं इस पर एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, न्यूमेरिकल करवाता हूँ, उसी चीज़ के साथ हम पूरी चीज़ें देखेंगे। और पहले नियम में जितने एग्जाम्पल हम लोगों ने किए थे इसमें भी यूज हो जाएंगे वो सारे के सारे। देखो कैसे, ये मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है और इसकी चाल यहाँ जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है। चलो वही मान लेते हैं कि ये वही मोनू है और वजन घटा रहा है अपना भाग के, दौड़ कर रहा है। तो इसका वेग 5 मीटर से बढ़ के कितना हो गया, 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 5 से 8 हो गया। और इस 5 से 8 होने में जो टाइम लगेगा वो कितना लग रहा है, 10 सेकंड का टाइम वो ले रहा है। ऐसा नहीं अचानक बढ़ेगा तो थोड़ा टाइम उसको लगेगा। हमें ये बताना है कि 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड उसका जो वेग हो रहा है, इसके दौरान उसे कितना बल लग रहा है, और अगर इसका वजन जो है उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 40 kg, 40 kg है। देखो अभी तक हम लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो पहला ये पढ़ा था डेल P/T, वेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। तो वेग में परिवर्तन संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में हम परिवर्तन निकाल लें और टाइम का भाग दे देंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा। और एक हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, F बराबर ma। तो m का मान तो डायरेक्ट है, अगर हम किसी तरीके से त्वरण का मान निकाल लें तब भी हमें वैल्यू मिल जाएगी। मैं दोनों तरीके से करवा रहा हूँ, आप लोगों को जो इजी लगे उस तरीके से कर लेना। देखो संवेग में परिवर्तन क्या होगा, पहले हम डेल P का मान निकाल लेते हैं। तो डेल P कितना होगा, Pf का मतलब उसका जो फाइनल वेग है, लास्ट जो दूसरी पोजीशन है उसमें उसका संवेग कितना है, माइनस Pi इनिशियल पोजीशन में उसका कितना है। तो फाइनल पोजीशन में उसका द्रव्यमान तो सेम है 40, mv होता है ना, P बराबर mv, तो 40 किलो है। अंतिम वेग उसका कितना है, 8 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ जब लिखेंगे mv और यहाँ भी लिख लेंगे mv, दोनों वैल्यू है। तो द्रव्यमान तो सेम है 40 और 40, लेकिन प्रारंभ में उसका वेग कितना था, 5। तो ये आ जाएगा अंतिम संवेग, ये आ जाएगा प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग में से अगर प्रारंभिक संवेग घटा रहे होंगे तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 120।
40 और 40 दोनों से कॉमन आ जाएगा, 8 में से 3 गया 3 बचेगा, 40 को 3 से गुणा कर लेंगे तो 120 आ जाएगा। इतना कैलकुलेट हम कर ही सकते हैं। तो डेल पी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 120 आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी यूनिट में भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये मैंने किलोग्राम में ले लिया है और ये मीटर प्रति सेकंड में है। तो एमकेएस और सीजीएस जो पद्धतियाँ होती हैं उनमें हमें अलग अलग ध्यान रखना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ उसका कि द्रव्यमान जो है केजी में है, ये मीटर में है और प्रति सेकंड में, ठीक है। डेल पी के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन कितना है, 120। टी का मान 10 से भाग दे देंगे तो 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड। टाइम का और भाग लगेगा तो सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और ये मान बल का आ रहा है, और बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होगी। एक बार आप लोग याद रख सकते हो, न्यूटन और विमा, जब वो मात्रक और विमाएं जब चैप्टर कर रहे होंगे तब सारी चीज़ें वहाँ का बता देंगे। तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन हो गया। तो यहाँ से हमारे पास 12 न्यूटन आ गया। हम दूसरे तरीके से और निकाल दें, अगर इससे भी उतना ही आ रहा होगा तो हमारा मान समान आ जाएगा। देखो दूसरा फॉर्मूला था हमारा F बराबर ma, द्रव्यमान 40 किलो है, वेग वो त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर। तो मैं ये लिख दूं डेल v बटा टी। डेल v बटा टी, डेल v कितना है 8 और 5। एक दूसरी चीज़ यहाँ ये भी ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन का भी यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ मैंने माना है कि वो एक ही दिशा में गति कर रहा है, तो ये डायरेक्ट हम घटा रहे हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो वो डायरेक्शन जो चीज़ें वहाँ मैंने बताई थी उनको मिस नहीं करना, यहाँ भी वो सारी चीज़ें काम आएंगी। तो ये मान आ जाएगा 40। वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 3 का। टाइम कितना लग रहा है, 10 का। ये दोनों जब कटेगा तो कितना आ जाएगा, 12 और न्यूटन। तो यहाँ से भी 12 न्यूटन आ रहा है, यहाँ से भी 12 न्यूटन आ रहा है। दोनों में से जो इजी मेथड आप लोगों को लगे उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन परिभाषा के रूप में हमें दोनों चीज़ें याद रखनी हैं। तो अगर वेग वगैरह संवेग दे रखा होगा तो ये फॉर्मूला काम आ जाएगा, लेकिन त्वरण वगैरह होगा तो ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। दोनों चीज़ें हमारे पास कैलकुलेट होती चले। तो ये दूसरा नियम है हमारा न्यूटन का, जो दूसरा नियम है। अब हम बात करेंगे न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में। देखो तीसरा नियम, तीसरे नियम के बारे में पहला पता ही है सबको क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम देखो क्यों बोला जाता है वो सारी चीजें हम देख लेंगे इसमें। देखो हम ये मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु A है और इसको पीछे से धक्का दे रहे हैं, मान लेते हैं इस वस्तु को आगे की तरफ धक्का दिया जा रहा है। जब जब हम इस वस्तु को धक्का देंगे तब क्या होगा, जितना बल हम वस्तु पर लगा रहे होंगे, जितना बल हम वस्तु पर लगा रहे होंगे बिल्कुल उतना ही बल वस्तु हमारे ऊपर भी लगा रही होती है। क्या होगा कि जितना बल वस्तु के ऊपर लगाया जा रहा होगा उतना ही बल वस्तु भी वापस आरोपित कर रही होती है। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि ये जो तीसरा नियम होगा वो हर दशा में लागू होगा। ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएं ये नियम लागू होगा, हर दशा में लागू होगा। मतलब किसी भी प्रकार की ऐसी सिचुएशन हो, जैसे दो वस्तुएं अगर रखी हैं, मान लो एक ही रूम में दो वस्तुएं रखी हैं, तो वो दोनों वस्तुएं आपस में बल आरोपित कर रही है। जितना पहली वस्तु दूसरी पर कर रही है उतना ये सेम कर रहा होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा होती हैं, चाहे वस्तु कहीं भी हो। चंद्रमा और पृथ्वी है तो उनके बीच लगातार जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो जितना गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी आरोपित कर रही है उतना ही कौन कर रहा है, चंद्रमा भी पृथ्वी पर वापस कर रहा होता है। तो जितना क्रिया बल लगाया जाए, जितना बल हम यूज करेंगे बिल्कुल उसके अपोजिट। और ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया का जो मान होगा वापस जो बल लगेगा, प्रतिक्रिया का जो मान होगा
वो क्रिया के विपरीत में होगा, क्रिया के बराबर। मतलब हम लोगों ने अगर 5 न्यूटन बल लगाया है तो वापस प्रतिक्रिया के रूप में हमें 5 न्यूटन ही बल लगेगा के बराबर, लेकिन विपरीत दिशा में लगता है। इसमें दिशा हमेशा क्या रहेगी, लेकिन विपरीत दिशा में लगता, ये ध्यान रखना है। और क्रिया प्रतिक्रिया बल के लिए कम से कम 2 वस्तुएं होनी आवश्यक है। अभी तक जो हम पहला और दूसरा नियम पढ़ रहे थे उसमें जरूरी नहीं 2 वस्तुएं हैं, अगर एक वस्तु थी तब भी ये चीजें हो रही थी। लेकिन अगर क्रिया प्रतिक्रिया बल लग रहा है तो हमेशा क्या लगेगा, 2 वस्तुओं पर लग रहा होगा, दोनों वस्तुएं अलग अलग होंगी। तो उससे क्या होगा, दोनों वस्तुएं जब अलग अलग होंगी, बल आरोपित कर रही होंगी, तो वो वस्तु कभी भी क्या नहीं रहेगी, संतुलित अवस्था में नहीं रहेगी। ये चीज भी ध्यान रखना है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना हमें कि प्रतिक्रिया का जो मान आएगा वो क्रिया के बराबर आएगा। जितना हम लोग बल लगा रहे हैं प्रतिक्रिया बिल्कुल उतनी ही हमारे ऊपर लगेगी, लेकिन दिशा हमेशा क्या रहनी है, विपरीत रहनी है। ये तीसरा नियम रहेगा। तो तीसरे नियम में ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। तीसरा जो नियम है उसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहा जाता है। एक ये हर जगह लागू होगा, ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाए ये नियम हर जगह लागू होगा। प्रतिक्रिया हमेशा क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होती है, ये मान भी हमें ध्यान रखना है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम जो भी चलते हैं उसमें हमेशा कौन सा बल यूज होता है, तीसरा। मैं ये मान लेता हूं ये सतह है और इस सतह पर हमारा ये पैर, ठीक है। तो जब भी हम क्या करेंगे, यहां से आगे की तरफ चलेंगे तो यहां हम बल आरोपित करेंगे। बल आरोपित करेंगे तो सतह पर जो बल आरोपित कर रहे होते हैं हम लोग, वो कहां करेंगे, पीछे की तरफ। जैसे भाई हम देखें कि हम चल रहे हैं तो अपना पैर हम जैसे ही आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो पंजा है उससे पीछे की तरफ बल लगता है सतह के ऊपर, तो वो सतह के ऊपर वापस की तरफ बल लग रहा होगा। और हम जितना बल सतह पर आरोपित करेंगे उतना ही सतह हमारे ऊपर भी वापस से बल आरोपित करेगी। तो इस प्रकार जो है बल लगने के कारण पृथ्वी को जो सतह है उसको हम पीछे की तरफ धकेलेंगे और हम कहाँ बढ़ रहे होते हैं, उससे आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो उससे हम आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो हम जो चलते हैं वो कौन से नियम का एग्जाम्पल है, तीसरे का, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। इसी प्रकार अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ तैरने का, ये मान लेते हैं पानी है और इस पानी में अगर कोई व्यक्ति तैर रहा है, ठीक, ये व्यक्ति अगर तैर रहा है इसके अंदर, तो वो क्या करता है, तैरने वाला व्यक्ति इस प्रकार पीछे की तरफ क्या करता है, पानी को धकेलता है। तो जितना बल इस प्रकार किस पर लगाता है, पानी के ऊपर लगाता है। पानी को जितना पीछे धकेलता है पानी क्या करेगा, उतना ही बल वापस सतह पर आरोपित, उस पर व्यक्ति पर आरोपित कर रहा होता है। तो व्यक्ति उस बल से कहाँ बढ़ रहा होता है, आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो ये एग्जाम्पल जो भी हम तैरते हैं, चलते हैं, ये सारी चीजें किसका एग्जाम्पल होती हैं, गाड़ी का चलना है, जो भी चल रही होती हैं वो सबके सब किसके एग्जाम्पल है, क्रिया प्रतिक्रिया। और यहाँ ये ध्यान रखो, 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, यहाँ धरातल अलग है, सतह अलग है, व्यक्ति अलग है। यहाँ भी व्यक्ति तैर रहा है वो चीज अलग है, और पानी के अंदर जो पीछे धकेल रहा है तो पानी 2 है। तो हमेशा 2 वस्तुओं के बीच में लग रहा होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाव जो चलाते हैं, ये पानी है और इस पानी के ऊपर ये नाव, ये कोई व्यक्ति है जो नाव को आगे की तरफ बढ़ा रहा है। तो इसके व्यक्ति के हाथ में क्या होती है, पतवार होती है। वो पतवार से क्या कर रहा होता है, पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा होता है। तो उससे क्या होगा, जितना बल से वो पानी को पीछे की तरफ धकेलेगा उतने ही फोर्स से क्या होगा, जितना बल पानी पर लगाएगा पानी उतना ही बल वापस किस पर लगा रहा होता है, इस नाव पर, जिससे ये नाव किस दिशा में बढ़ रही होती है, आगे की तरफ बढ़ रही होती है। इस प्रकार तो पानी पीछे की तरफ और नाव किस तरफ बढ़ेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। तो नाव का जो चलना है वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, कि इसका क्रिया प्रतिक्रिया का हो जाएगा। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो रॉकेट वाला जो है वो भी इसी में आएगा, क्रिया प्रतिक्रिया।
चलो वो भी बता देता हूँ। रॉकेट जो है ये मान लेते हैं ये रॉकेट है, और इस रॉकेट में क्या होता है, यहाँ फ्यूल भरा होता है, ईंधन भरा होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या किया जाएगा, इस ईंधन को जलाया जाएगा। इस ईंधन को जब जलाएंगे तो ऊपर की तरफ तो जगह है ही नहीं कहीं भी, भाई रॉकेट के अंदर जलाएं तो ये ईंधन जब जलेगा तो यहाँ बहुत सारी गैस उत्पन्न हो रही होगी जो ईंधन के कारण। तो ये जो गैस होगी वो किस प्रकार जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी पृथ्वी पर। तो जितना ये गैस से क्या करेगी, नीचे की तरफ बल लगाएगी, रॉकेट पर उतना ही बल वापस लग रहा होता है। तो ये गैस तो नीचे की तरफ बल आरोपित करेगी पृथ्वी पर, तो ये रॉकेट उतना ही बल ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस बल के कारण रॉकेट क्या होती है, ऊपर की तरफ निकलती है और ईंधन उसका पीछे की तरफ निकल रहा होता है। तो ये नियम भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर हमें इसी प्रकार के एग्जाम्पल देखने कि इस प्रकार की जहाँ जहाँ चीज़ें हो रही होंगी वहाँ न्यूटन का कौन सा नियम लागू होगा, तीसरा नियम होगा। 4-5 जो फेमस एग्जाम्पल है वो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो जाता है न्यूटन के तीनों नियमों को लेकर। तो पहला नियम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी बजाय। तो एग्जाम्पल अगर पूछा जा सकता है तो या तो तीसरे से पूछा जाता है या पहले से पूछा जाता है। दूसरे से अगर पूछा जाता है तो ज़्यादातर चीज़ें न्यूमेरिकल के बीच में पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें देखना है। तो पहला नियम हम लोगों को 3 चीज़ें देखनी थी, वहाँ जड़त्व था, जड़त्व तीनों फॉर्म में, स्थिर, गति और दिशा के रूप में भी। दूसरे नियम में मैंने पहले नियम में ये बताया था कि बल होता क्या है, दूसरे नियम में हम लोगों ने ये देखा कि बल कितना होता है, उसका मान हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा है। दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों हमें याद रखने। तीसरे में क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया के लिए ये याद रखना है कि प्रतिक्रिया जो भी होगी वो क्या होगी, क्रिया के बराबर मान की में होगी, लेकिन दिशा हमेशा क्या रहनी है, विपरीत रहनी है। इसके अलावा प्रतिक्रिया जो होगी, क्रिया और प्रतिक्रिया 2 अलग अलग वस्तुओं पर हो रही होती, एक ही वस्तु पर नहीं होता है सब कुछ। और इसका एग्जाम्पल जो एक तीसरा होता है वो ये भी होता है, गोली जो चलती है वो भी क्या होता है, किसका एग्जाम्पल होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। गोली आगे जितनी स्पीड से निकलेगी तो वो पीछे की तरफ जो बंदूक होती है उसको धक्का देती है, तो व्यक्ति जो भी बंदूक चलाता है वो पीछे की तरफ धक्का महसूस करता है। ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल है, बाकी हम चीज़ें देखेंगे इसमें। तो ये हो गए हमारे तीनों नियम। अब देखो हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं लगभग लास्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी उसमें हम घर्षण के बारे में बात करेंगे, और घर्षण बल के बारे में। घर्षण बल के बाद हम किस पर आ जाएंगे, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के ऊपर आ जाएंगे। वहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा जो मैकेनिक्स का हमारा पार्ट है वो। चलो देखें, अभी हम लोगों ने देखा था संवेग क्या होता है, और अब हम देखेंगे संवेग संरक्षण का जो नियम होता है वो क्या होता है। संवेग संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम। संवेग अभी बताया था मैंने, संवेग क्या होता है, P से लिखते हैं इसको, इसका मान किसके बराबर होता है, mv के बराबर होगा। संवेग संरक्षण का मतलब क्या होगा, संवेग संरक्षण मतलब संवेग संरक्षित है, उसका परिवर्तित नहीं हो रहा है। मैं ये मान लेता हूं कि प्रारंभिक स्थिति उसमें इनिशियल पर इसका कितना है Pi, और फाइनल जो पोजीशन होगी उस पर इसका मान कितना होगा Pf, फाइनल पोजीशन पर जो संवेग का मान होगा। अगर संवेग संरक्षित है, अब संवेग संरक्षित है, यही तो नाम है हमारा, संवेग संरक्षित है, इसका मतलब प्रारंभिक और अंतिम संवेग जो दोनों है वो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो ये दोनों मान क्या आ जाएंगे हमारे पास, बराबर आ जाएंगे। अगर दोनों मान बराबर है, इससे अगर मैं लिखना चाहूं तो डेल P संवेग में परिवर्तन, ये कितना हो जाएगा, प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दोनों अगर बराबर है, दोनों अगर बराबर है तो संवेग में परिवर्तन कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो संवेग होता है P बराबर mv, संवेग संरक्षण का मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों पर संवेग का मान क्या है, बराबर है। तो डेल P का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। डेल P अगर 0 है तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था दूसरे नियम में, बल का जो मान होता है वो कितना होता है, डेल P अपॉन T के बराबर होता है। अगर संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब बल का मान भी कितना होगा, 0 होगा। डेल P का मान अगर मैं यहाँ से 0 रख दूँ तो यहाँ से बल F का जो मान आएगा वो भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखें यहाँ से मैं परिभाषा लिखूंगा तो बल 0 है, इसका मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में
किसी भी वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। संवेग सुरक्षित रहता है मतलब बाह्य बल अगर नहीं है, बाह्य बल अगर नहीं लग रहा है तो किसी भी वस्तु का जो संवेग होगा वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। पी आई बराबर पी एफ होगा। देखो इस चीज को याद रखना है, जब भी बाह्य बल अनुपस्थित होगा तब हम ये काम ये करेंगे कि उस वस्तु का प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दोनों की वैल्यू किसके बराबर कर देंगे, दोनों आपस में बराबर कर देंगे, क्योंकि हमेशा मान समान रहेगा। तो ये वैल्यू हमें ध्यान रखनी होगी। तो मैंने पूरा बताया आप लोगों को, या आप परिभाषा याद करना चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट याद रख सकते हो कि अगर बाह्य बल अनुपस्थित है तो किसी भी वस्तु का जो संवेग होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो पी आई बराबर पी एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो बल जीरो है तो पी आई बराबर किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर होगा, और ये डेफिनेशन याद रखनी है। अब इस पर थ्योरेटिकली क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। इस पर मैं एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करो आप लोग वापस। देखो ये मान लेते हैं बंदूक है, ठीक है, और कोई व्यक्ति इस बंदूक से गोली चला रहा है। अभी अभी मैंने बताया था कि बंदूक से जब गोली चलाई जाती है तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होगा। मैं मान लेता हूं कि इस जो बंदूक है उसका द्रव्यमान है 1 kg, वेग इसका जो है प्रारंभिक वेग मान लेते हैं। तो प्रारंभिक वेग से किसको लिखते हैं, u से लिखते हैं। u जिसका कितना है 0 है, इसको a मान लेते हैं, और ये पार्टिकल हमारा b है, इसको b मान। तो गोली का द्रव्यमान 1 किलो तो नहीं होगा, इसका द्रव्यमान मैं मान लेता हूँ 100 ग्राम है। इसका भी प्रारंभिक वेग कितना है 0 है। अगर गोली हम लोगों ने डाल ली और चलाने की कोशिश, पहले उस दोनों का वेग कितना होगा 0 होगा। तो जैसे ही गोली चलाई जाएगी, गोली चलाएगी, गोली तो निकलेगी आगे, लेकिन देखो मैं ये मान लेता हूँ कि गोली चलाने के बाद इस गोली का जो वेग है वो कितना है, कितना ही मान ले, चलो मैं मान लेता हूँ 100 मीटर प्रति सेकंड मान लिया, 100 मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन इस बंदूक का वेग कितना होगा वो हमें ज्ञात है। अभी मैंने बताया था कि जैसे ही बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, जैसे ही गोली निकलेगी आगे की तरफ, व्यक्ति एक झटका महसूस करता है पीछे की तरफ। तो जो गोली आगे की तरफ निकलेगी तो इस बंदूक का वेग पीछे की तरफ होगा, और वो कितना होगा ये हमें ज्ञात करता है। अब ये देखो कि यहाँ से क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज हो रहा है, हम धक्का दे रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो कोई बाह्य बल यूज नहीं हो रहा। अगर बाह्य बल यूज नहीं हो रहा तो अभी हम लोगों ने देखा था कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग जो होता है वो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अगर संवेग सुरक्षित रहता है तो संवेग संरक्षण का नियम हम लोग यहाँ लागू करवा देंगे, संवेग संरक्षण का नियम यहाँ हम लागू करवा देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ पी आई बराबर पी एफ के, पी आई बराबर पी एफ, प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दोनों के लिए। तो प्रारंभिक संवेग के लिए हमें क्या लिखना है, दो चीजें हैं, तो इसका भी प्रारंभिक संवेग देखना है, इसका भी हमें प्रारंभिक संवेग देखना है। तो मैं ये मान लेता हूँ पहली वस्तु का प्रारंभिक संवेग प्लस दूसरी वस्तु का प्रारंभिक संवेग, दोनों का अलग अलग ले लिया। इसी प्रकार हम सेम कर देंगे कि जो दूसरी अंतिम संवेग है वो पहली का भी और प्लस में दूसरी वस्तु का, दोनों का लिखेंगे। तो अब मान रख देंगे पहली वस्तु का प्रारंभिक संवेग तो m इंटू वी होता है संवेग, तो प्रारंभिक वेग कितना है 0, तो m इंटू वी, दोनों 0 हो जाएंगे। यहाँ भी m इंटू वी करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और 0 आ जाएगा। ये वैल्यू भी 0 होगी, ये वैल्यू भी 0 होगी, दोनों का मान किसके बराबर हो गया 0 हो गया। इसका द्रव्यमान है 100 ग्राम, लेकिन हमें यूनिट 1 रखनी होगी, तो इधर वाला किलोग्राम में है उसको हम किस में चेंज कर ले, किलोग्राम में ही चेंज कर ले। तो किलोग्राम में इसको अगर चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो वो कितना आ जाएगा 1/10 kg, गोली के लिए लिख रहा हूँ। और इसका वेग कितना है 100,
प्लस बंदूक के लिए अगर बात करें तो बंदूक का द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम। वेग हमें नहीं पता तो वेग तो हमें ज्ञात ही करना है कि उसका अंतिम वेग क्या होगा, वो ज्ञात करना है। तो ये तो पूरा जीरो हो गया, VA का मान ज्ञात करना है तो इस पार्ट को हमें दूसरी साइड ले जाएंगे। ये देखो कैंसिल आउट भी हो रहा है, 10 बचेगा। तो VA का जो मान आएगा वो कितना आ रहा है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 10 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। अब ये समझो माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड का मतलब जो बंदूक होगी वो पीछे की तरफ गति करेगी 10 मीटर प्रति सेकंड से। तो यहाँ हमें दिशा ऑटोमेटिक मिल रही है इसकी सहायता से। मैंने बताया भी था कि बंदूक जो कि पीछे की तरफ गति करेगी, लेकिन यहाँ एक मान जो हमारे पास है वो साइन के साथ आ रहा है। अगर हम साइन के साथ रख रहे हैं तो वैल्यू भी साइन के साथ आ जाएगी, वो दिशा को अपने आप प्रदर्शित कर देगा। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया संवेग संरक्षण पर कि संवेग संरक्षित किस प्रकार होता है। तो बाह्य बल जब भी अनुपस्थित होगा तब हमेशा वस्तु का संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। और ये बंदूक की गोली, इसका द्रव्यमान, तो चीज़ें अलग अलग रखनी है। प्रारंभिक अलग बराबर कर दो अंतिम के, क्योंकि बाह्य बल 0 है, ये हम लोगों ने किया है। तो डाटा कैलकुलेट किया, बस इसका मान साइन के साथ आ गया। तो इतना काफ़ी है आज की क्लास में। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उस क्लास में हम घर्षण जो बल होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक क्लास का टॉपिक है घर्षण बल, वो एक क्लास में पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसके हम ये जो हमारा गति का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम बात कर रहे होंगे फिर आगे जाके किस पर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वो जो पार्ट होगा वो हमारे पास आ जाएगा। 2 क्लास में कम से कम वो लगेगा। तो आप लोग इस चीज़ को कंटिन्यू देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और जहाँ भी दिक्कत आ रही होती है उस चीज़ को पहली बार कोशिश कीजिए, आप रिपीट कीजिए इस चीज़ को। और उसके बावजूद अगर प्रॉब्लम रहती है तो मैंने आपको पहले बोला किसी ना किसी माध्यम तक हम तक पहुँचाइए वो चीज़, जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी हम उस चीज़ को सोल्व करने की कोशिश करें। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना।